मनुष्य चाहे प्रकृति के जड़ उपादानों का संघात विशेष माना जावे और चाहे किसी व्यापक चेतना का अंशभूत, परंतु किसी भी अवस्था में उसका जीवन इतना सरल नहीं है कि हम उसकी पूर्ण तृप्ति के लिए गणित के अंकों के समान एक निश्चित सिद्धांत दे सकें। जड़ द्रव्य से अन्य पशु तथा वनस्पति जगत के समान ही उसका शरीर निर्मित और विकसित होता है, अतः प्रत्यक्ष रूप से उसकी स्थिति बाह्य जगत में ही रहेगी और प्राणी शास्त्र के सामान्य नियमों से संचालित होगी। यह सत्य है कि प्रकृति में जीवन के जितने रूप देखे जाते हैं, मनुष्य उनमें इतना विशिष्ट जान पड़ता है कि सृजन की स्थूल समष्टि में भी उसका निश्चित स्थान खोज लेना कठिन हो जाता है। परंतु इस कठिनाई के मूल में तत्वतः कोई अंतर न होकर विकास क्रम में मनुष्य का अन्यतम और अंतिम होना ही है। यदि सबके लिए सामान्य यह बाह्य संसार ही उसके जीवन को पूर्ण कर देता तो शेष प्राणी जगत के समान वह बहुत सी जटिल समस्याओं से बच जाता, परंतु ऐसा हो नहीं सका। उसके शरीर में जैसा भौतिक जगत का चरम विकास है, उसकी चेतना भी उसी प्रकार प्राणी जगत की चेतना का उत्कृष्टतम रूप है। मनुष्य का निरंतर परिष्कृत होता चलने वाला यह मानसिक जगत वस्तु जगत के संघर्ष से प्रभावित होता है। उसके संकेतों में अपनी अभिव्यक्ति चाहता है, परंतु उसके बंधनों को पूर्णता में स्वीकार नहीं करना चाहता। अतः जो कुछ प्रत्यक्ष है केवल उतना ही मनुष्य नहीं कहा जा सकता, उसके साथ साथ उसका जितना विस्तृत और गतिशील अप्रत्यक्ष जीवन है उसे भी समझना होगा। प्रत्यक्ष जगत में उसका भी मूल्यांकन करना होगा, अन्यथा मनुष्य के संबंध में हमारा सारा ज्ञान अपूर्ण और सारे समाधान अधूरे रहेंगे। मनुष्य के इस दोहरे जीवन के समान ही उसके निकट बाह्य जगत की सब वस्तुओं का उपयोग भी दोहरा है। ओस की बूंदों से जड़ें गुलाब के दल जब हमारे हृदय में सुप्त एक अव्यक्त सौंदर्य और सुख की भावना को जागृत कर देते हैं, उनकी क्षणिक सुषमा हमारे मस्तिष्क को चिंतन की सामग्री देती है और तब हमारे निकट उनका जो उपयोग है वह उस समय के उपयोग से सर्वथा भिन्न होगा जब हम उन्हें मिश्री में गलाकर और गुलकंद नाम देकर औषधि के रूप में ग्रहण करते हैं। समय, आवश्यकता और वस्तु के अनुसार इस दोहरे उपयोग की मात्रा तथा तज्जनित रूप कभी कभी इतने भिन्न हो जाते हैं कि हमारा अंतर जगत बहिर्जगत का पूरक होकर भी उसका विरोधी जान पड़ता है और हमारा बाह्य जीवन मानसिक से संचालित होकर भी उसके सर्वथा विपरीत। मनुष्य के अंतर जगत का विकास उसके मस्तिष्क और हृदय का परिष्कृत होते चलना है, परंतु इस परिष्कार का क्रम इतना जटिल होता है कि वह निश्चित रूप से केवल बुद्धि, मेधा, विवेक या केवल भावना का सूत्र पकड़ने में असमर्थ ही रहता है। अभिव्यक्ति के बाह्य रूप में बुद्धि या भाव पक्ष की प्रधानता ही हमारी इस धारणा का आधार बन सकती है कि हमारे मस्तिष्क का विशेष परिष्कार चिंतन में हो सका है और हृदय का जीवन में। एक में हम बाह्य जगत के संस्कारों को अपने भीतर लाकर उनका परीक्षण करते हैं और दूसरे में अपने अंतर जगत की अनुभूतियों को बाहर लाकर उनका मूल्य आंकते हैं। चिंतन में हम अपनी बहिर्मुखी वृत्तियों को समेटकर किसी वस्तु के संबंध में अपना बौद्धिक समाधान करते हैं। अतः कभी कभी वह इतना एकांतिक होता है कि अपने से बाहर प्रत्यक्ष जगत के प्रति हमारी चेतना पूर्ण रूप से जागरूक ही नहीं रहती और यदि रहती है तो हमारे चिंतन में बाधक होकर। दार्शनिक में हम बुद्धिवृत्ति का ऐसा ही एकांतिक विकास पाते हैं जो
उसे जैसे जैसे संसार के अव्यक्त सत्य की गहराई तक बढ़ाता चलता है, वैसे वैसे उसके व्यक्त रूप के प्रति वीतराग करता जाता है। वैज्ञानिक के निरंतर अन्वेषण के मूल में भी यही वृत्ति मिलेगी। अंतर केवल इतना ही है कि उसके चिंतनमय मनन का विषय सृष्टि के व्यक्त विविध रूपों की उलझन है, उन रूपों में छिपा हुआ अव्यक्त सूक्ष्म नहीं। अपनी अपनी खोज में दोनों की वीतराग हैं, क्योंकि न दार्शनिक अव्यक्त सत्य से रागात्मक संबंध स्थापित करने की प्रेरणा पाता है और न वैज्ञानिक व्यक्त जड़ द्रव्य के विविध रूपों में रागात्मक स्पर्श का अनुभव करता है। एक व्यक्त के रहस्य की गहराई तक पहुंचना चाहता है, दूसरा उसी के प्रत्यक्ष विस्तार की सीमा तक। परंतु दोनों ही दिशाओं में बुद्धि से अनुशासित हृदय को मौन रहना पड़ता है। इसी से दार्शनिक और वैज्ञानिक जीवन का वह संपूर्ण चित्र, जो मनुष्य और शेष सृष्टि के रागात्मक संबंध से अनुप्राणित है, नहीं दे सकते। मनुष्य के ज्ञान की कुछ शाखाएं दर्शन, विज्ञान आदि के समान अपनी दिशा में व्यापक न रहकर जीवन के किसी अंश विशेष से संबंध रखती हैं। अतः जहाँ वे आगे बढ़ते हैं, वहाँ ये जीवन की परिवर्तन परिस्थितियों के साथ परिवर्तित होकर अपनी तत्कालिक नवीनता में ही विकसित कहलाती हैं। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।